आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो आपका आखिरी चैप्टर है बीएससी थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। तो जो ये चैप्टर इक्विलिब्रियम है ये जनरली लोगों को बहुत हार्ड लगता है, ये बात सही है, क्योंकि जो इसके जो टॉपिक है ना उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ध्यान सुनना, इसके कंसेप्ट थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है क्योंकि लोग समझ नहीं पाते। अब पढ़ाने वाले अलग तरीके से पढ़ाते हैं या कुछ ऐसा होता है, वो बात अलग है, पर कंसेप्ट को डीपली समझना, क्योंकि ऐसा लगता है कि दो कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है बट होते नहीं हैं। ये मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, हम चैप्टर हमारे पास है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या नहीं होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब कभी भी नहीं होता है कि कोई रिएक्शन स्टॉप हो गई, मतलब रुक गई है, ये कभी भी नहीं होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में, जिसका मतलब होता है कि कोई रिएक्शन अगर ए से बी जा रही है और उसी रफ्तार से अगर वो बी से ए भी आ रही है, तो इसको हम कहते हैं क्या? डायनामिक इक्विलिब्रियम, जिसके बारे में हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। इसको समझने में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिएक्शन क्या होती है। देखो, रिएक्शन का मतलब है, देखो केमिकल एग्जाम और फिजिकल एग्जाम में तो मैं बाद में आऊँगा, पहले समझो होता क्या। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, हमने काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में। हमें पता है कि कोई भी अगर कन्वर्जन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसको बताने के लिए, उसके स्पीड को बताने के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं कि इस रिएक्शन का रेट कितना है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कोई रिएक्शन है तो सबसे पहली बात तो लीजिए वो रिवर्सिबल होता है। ये इक्विलिब्रियम के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि वो रिवर्सिबल होनी चाहिए। अगर वो रिवर्सिबल होगी नहीं तो वो वापस आएगी कैसे? ठीक है। तो मान लो रिएक्शन है ए टू बी, जो कि एक्चुअल में है रिवर्सिबल, क्योंकि हम बी से ए भी आ सकते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का निशान है। कैसा वाला? ऐसा वाला कंप्लीट है वाला, इसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम का रिएक्शन निशान ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले वो एक रिएक्शन जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिवर्सिबल, कि अगर तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो वहाँ से वहाँ भी आ पाओ। अगर तुम वहाँ से यहाँ आ ही नहीं पाओगे तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा कैसे? ठीक है। अब समझना, अगर हम ए से बी कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका कुछ रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसको हमने बोल दिया, मान लेते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की इस स्पीड से अगर ये जा रहे हैं, ठीक है। और अगर बी से ए आ रहे हैं तो इसको मैंने बोल दिया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ध्यान से सुनिएगा। अगर ए और बी के बीच में अगर हम बात करें कि ए और बी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब तुम ए से बी भी जा सकते हो और बी से ए भी आ सकते हो, तो जो रिएक्शन जब हो रही होगी तो कोई ना कोई स्पीड से हो रही होगी, कोई ना कोई रेट से हो रही होगी। उसी रेट की अगर हम बात करें तो मैंने ए से बी को बोल दिया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बी से ए को बोल दिया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अब समझेगा, इक्विलिब्रियम कब अटेन होता है? इक्विलिब्रियम अटेन तब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक सिंपल एग्जांपल से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये एग्जांपल सही नहीं है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि एग्जांपल इक्विलिब्रियम के लिए सही है, बट समझने की कोशिश करना। मान लो तुम हो और यहाँ पे खड़े हो, इस जगह पे खड़े हो, मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें 3 कदम आगे लेने हैं, 3 स्टेप आगे लेने हैं, फिर 3 स्टेप पीछे लेने। क्या कहा? 3 स्टेप तुम्हें आगे लेने और 3 स्टेप पीछे लेने, ठीक है। अब आप बताओ कि अगर मैं तुम्हें 10 मिनट तक यही से काम करने दूँ, तो 10 मिनट हमारे पास है, तुम्हें 3 स्टेप आगे लेने, फिर 3 स्टेप पीछे लेने, फिर 3 स्टेप आगे लेने, फिर 3 स्टेप पीछे लेने, तो 10 मिनट बाद तुम अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर होगे? तो जवाब आएगा 0, कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे तुम 3 स्टेप आगे ले रहे हो वैसे ही तुम 3 स्टेप पीछे भी आ जाओ, तो अभी भी तो आई हो। फिर तुमने 3 स्टेप आगे लिया, फिर तुमने 3 स्टेप पीछे आ गए, तो तुम्हारी पोजीशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई इंसान बाहर से आएगा, उसे तो लगेगा कि यार तुम पहले भी यहीं पे खड़े थे, अभी भी यहीं पे खड़े हो, मतलब तो तुम चले ही नहीं। लेकिन क्या ऐसा सच है? क्या तुम चले?
हाँ तुम चले, तुमने 3 कदम आगे दिए, तुम 3 कदम पीछे आए, मतलब तुम चल तो रहे हो, बट कोई बाहर जाकर तुम्हें देखेगा, तुम कहेगा कि यार तुम पहले भी यहीं खड़े थे, 10 मिनट पहले भी यहीं खड़े थे, 10 मिनट बाद अभी भी यहीं खड़े हो, तो मतलब तुम चले नहीं हो। लेकिन ऐसा तो सच है नहीं। तो यही बात होती है इक्विलिब्रियम की। तुम्हें इक्विलिब्रियम को अगर तुम बाहर से देखते हो, तुम्हें लगता है कि यार वो तो रुका हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बट एक्चुअल में हो रहा होता है। ये जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और उसी वक्त प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। मान लेते हैं कि ये है तुम्हारे पास 10 मार्बल रिएक्टेंट है और 0 होगा प्रोडक्ट है। उस बार मान लेते हैं ये 8 होंगे, ये 2 हो गए, ये 6 हो गया, ये 4 होगा। मान लो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर है, ऐसा नहीं है। क्या होता है ध्यान से। मान लो 6 और 4 में हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। तब क्या होगा, जिस स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट होगा उसी स्पीड से ये इसमें कन्वर्ट होगा। मान लो ये हर सेकंड 2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट को कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और उसी सेकंड में 2 प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में हो जा रहे हैं। तो जैसे 2 प्रोडक्ट कन्वर्ट होते हैं, 4 हुआ, -2 हो गए, और यहाँ पे हो गए +2, क्योंकि ये हो गए 6। लेकिन इसी सेकंड में प्रोडक्ट भी 2 घट गया, वो रिएक्टेंट में चली गया, और रिएक्टेंट को वो वापस हो गया, तो वापस हो गए 6 और 4। और ये होता है एक्चुअल में, ये जो बीच में ऐसा प्रोसेस होती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन उसी वक्त प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। वही वाली बात, चल तुम रहे हो बट दिख नहीं रहा है, कि कोई बाहर से दिखेगा तो उसे नहीं पता चलेगा तो चल रही हो। ऐसा ही होता है कि तुम्हें लगता है कि पहले भी 6-4 था, अभी भी 6-4 है, क्या हुआ, बट ये बीच में हुआ तो सही इतना सब कुछ। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि रिएक्शन स्टॉप हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है, कि जितनी तेजी से रेट प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतनी तेजी से उतना प्रोडक्ट भी वापस रिएक्टेंट में हो जा रहा है। तो जैसे वो इधर जा रहा है वापस वो वैसे इधर आ रहा है, तो कन्वर्जन तो हो रहा है, बट बराबर स्पीड हो रहा है कि तुम्हें पता नहीं चल। अब मान लो स्पीड बराबर नहीं होती, अब कंसंट्रेशन मतलब मान लो स्पीड बराबर नहीं होती, तो क्या होता, यहाँ से मान लेते हैं 1 किलो, 1 सेकंड में 1 किलो, बहुत ज़्यादा मेरे को जनरल एग्जांपल तुम्हें आज के समझा इसलिए बता। मान लेते हैं 1 सेकंड में 1 किलो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, और 1 सेकंड में सिर्फ प्रोडक्ट 50 ग्राम ही 500 ग्राम ही वापस कर पा रहे हैं। ये 1 किलो का रहा है, मतलब 1000 ग्राम, ये 500 ग्राम, राइट। तो 1 सेकंड में ये 1000 ग्राम इधर हो गया, लेकिन यहाँ से सिर्फ 500 ग्राम, तो इधर 500 ज़्यादा हो गया ना। अगले सेकंड में 2000 ग्राम, 1000 ग्राम और आ गया, फिर एक 500 इधर गया, तो वो 500 पहले का, अभी का 500 बचा। तो तुम्हें यहाँ दिखेगा कि भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, क्योंकि रेट इक्वल नहीं है, स्पीड अभी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर स्पीड इक्वल होती है तो इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो इक्विलिब्रियम एक ऐसी रिएक्शन होती है केमिकल केमिस्ट्री में, जहाँ पे सिंपल बात बताए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। अगर वो पूछना इक्विलिब्रियम होता है तो सिंपल बात है कि रेट ऑफ जिस रिएक्शन में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें ये बात नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ, रिएक्शन चल रही है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन दोनों बराबर हो रहे हैं तो तुम्हें पता नहीं लग रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। और अब अगर हम बात करें थोड़ा और इसके बारे में कि हमारे पास इक्विलिब्रियम टाइप्स कितने होते हैं, तो इक्विलिब्रियम हमारे होता है 2 टाइप के। कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आता है केमिकल इक्विलिब्रियम। पहला आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा आता है क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। देखो समझना, वैसे तो इतना छोटे टॉपिक नहीं आएंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, या केमिकल इक्विलिब्रियम को समझाना नहीं आएगा, हमें पढ़ना केमिकल इक्विलिब्रियम ही है, बट ये पेपर में आए मुश्किल है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन इक्विलिब्रियम 1 नंबर, तो बेटा तुम क्या करोगे, तुम्हें क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बस नहीं बेटा, तब तो तुम्हें लिखना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं, फिजिकल में इतने टाइप आते हैं, केमिकल में इतने टाइप होते हैं, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस हिसाब से अब एक टीचर की जिम्मेदारी होती है सब बताने, चाहे बच्चा कितना पेपर में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है मेरे को सब बताना है, कि मेरे को जितना आता है, जितना वो चैप्टर की थ्योरी है, जितना सब कुछ है, वो सब कुछ मेरा काम है तुम्हें बताना। उसमें से पेपर में कितना आ रहा है ये मेरा काम नहीं है, तुम्हें अगर समझ हुआ है तो पेपर में आएगा तो उसी अंदर से तो तुम्हें वो देने की जिम्मेदारी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम होता है 2 टाइप के, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या? फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम सीधा देखो समझना ऐसे कि क्लास 8 से आता था तुम्हें, क्लास 6 से समझ में हम पढ़ते थे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जिसमें अगर एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है,
ले तो दूसरी फॉर्म की पहले एक फॉर्म अगर दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसमें उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती थी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती थी। ये जो है वही रहेगा, मतलब या तो पानी आइस से पानी बन रहा है तो दोनों है तो पानी H2O ही तो है, अलग अलग फॉर्म में है बस। बट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट अलग ही होते थे और प्रोडक्ट अलग ही होते थे, वहाँ चेंज हो जाती पूरी कंपोजिशन। मान लो हैवार प्रोसेस, ये N2+3H2 ये लो, अब यहाँ है तुम्हारे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ हो गया तुम्हारा अमोनिया, तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम में ही होती है और ये केमिकल इक्विलिब्रियम है। बट अगर मैं बात करूँ फिजिकल की, यहाँ पे वाटर मान लो सॉलिड में है और ये कन्वर्ट हो रहा है वाटर लिक्विड, ये लो ये आ गया एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ भी हमारा H2O ही है, यहाँ भी हमारा H2O ही है, बट अलग अलग फॉर्म में है। तो बस फिजिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम अंतर ये होता है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम में तो हमारी चेंजेस किस में आता है, देयर इज ओनली बैलेंस, क्या बैलेंस, याद ना बैलेंस होता है इन बिटवीन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में ही बैलेंस होता है, मतलब ये सॉलिड है तो फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड और लिक्विड होगा, बट देयर इज नो चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टी। बट इसके अपोजिट अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो उसमें हमेशा हमारी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। अब हमें समझते हैं कि जो हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने इतना बढ़िया नाम दिखा है, ये कितने टाइप का होता है, तो जनरली 5 टाइप को बहुत मेनली हमें माना जाता है कि 5 टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम होते हैं। वैसे तो 1000 टाइप हो सकते हैं, कोई बात नहीं, बट मेनली मैं 5 टाइप की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। 5 टाइप की शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो मैं देखो यहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम पर स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होगा, 2 स्टेट ऑफ मैटर के इसमें ही इक्विलिब्रियम बनेगा। तो सबसे पहला आ रहा है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, मतलब कोई सॉलिड वाली चीज लिक्विड में बदली होगी और वही लिक्विड वाली चीज सॉलिड में बदलेगी। सिंपल एग्जांपल H2O जो सॉलिड में होता है वो लिक्विड में चेंज हो रहा होगा और H2O लिक्विड भी सॉलिड में चेंज हो रहा होगा। कब? एट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। टेम्परेचर होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होना चाहिए 1 atm। नेचुरल प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, दबाव बढ़ा होगा तो चेंज होगा, ठीक है। अगर तुम अचानक से प्रेशर घटा दोगे तो पानी बॉयल भी कर जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। तो अब समझना प्रेशर तो 1 atm ही रहना चाहिए, प्रेशर में बदलाव नहीं आना चाहिए। इसको समझो, ये हिस्सा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा सॉलिड जो बर्फ होता है वो पिघलना शुरू होता है किसमें, लिक्विड में। लेकिन अगर तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना 0 से 1 करोगे तो होता है सॉलिड लिक्विड में ही कन्वर्ट होते रहेगा। और अगर तुम घटाओगे क्या 0 से -1 -2 लाओगे तो लिक्विड सारा का सारा सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम एग्जैक्ट 0 डिग्री पर रोक दो, सीधा रोक दो, उसमें क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा। जैसे लिक्विड बन रहा होगा 0 डिग्री में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, फिर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा किस केस में, सॉलिड केस में और लिक्विड केस में। तो इसको कह सकते हैं जो रेट ऑफ मेल्टिंग होगा वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फ्रीजिंग। जिस स्पीड से मेल्ट हो रहा होगा सॉलिड उसी स्पीड से क्या हो रहा होगा, फ्रीज हो रहा होगा क्या, लिक्विड। सिंपल बात, सिंपल। तो ये है सॉलिड लिक्विड। अगला आता है लिक्विड गैस, सेम वाटर का एग्जांपल। इसमें हमारा जो वाटर H2O लिक्विड है वो कन्वर्ट हो रहा होगा H2O गैस में और उसी पॉइंट में H2O गैस भी कन्वर्ट हो रहा होगा H2O लिक्विड में। ये कहाँ रहा होगा, ये रहा होगा एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर। ऐसा तो भाई नॉर्मल ही रखना पड़ेगा वरना चेंज हो जाएगी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब खुद बताओ अगर 100 डिग्री से ज़्यादा रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ा जा रहा हूँ, 100 हो रहा है, 101 हो रहा है, जैसे 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो होगा क्या, सारा का सारा लिक्विड कहाँ कन्वर्ट होने लग जाएगा, गैस में। लेकिन अगर मैं 100 डिग्री से कम लाऊंगा, 98 लाए, तो सारा का सारा गैस कहाँ कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट 100 डिग्री पर रोक दूँ तो होगा क्या, जितना लिक्विड से गैस बना होगा वो गैस वापस लिक्विड बन जाएगा, फिर गैस फिर लिक्विड, तो ऐसे ही एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। सिंपल बात, जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा होगा उसी रेट से कंडेंसेशन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम। तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम आ सकता है सॉलिड गैस, डायरेक्टली सॉलिड चीज।
सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, वही बात, सॉलिड डायरेक्टली किसको कन्वर्ट होगा गैस में। इसमें पानी का एग्जांपल मैं दूंगा लेकिन अभी, लेकिन जो नॉर्मल एग्जांपल होता है वो कन्वर्ट होता है। आयोडीन जो सॉलिड होता है वो कुछ समय बाद कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन गैस में, और ये वापस से गैस किसमें कन्वर्ट होती है, सॉलिड। इनके इसमें भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। लेकिन अगर तुम्हें पानी का एग्जांपल देना है तो जो थोड़ी सी चीज़ें बदलनी पड़ेगी। मैं ट्रिपल पॉइंटर ला सकता हूँ। जो हमारा H2O सॉलिड होता है वो H2O गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। टेम्परेचर तो तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड लोगे, लेकिन तुम्हारा प्रेशर 661.6 पास्कल लेना पड़ेगा। प्रेशर इतना लेना पड़ेगा। तुम्हें थोड़ा प्रेशर, मैंने कहा था ना प्रेशर अगर तो 180 ml हो गया एटमॉस्फेरिक, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएगी। 0 डिग्री में क्या होता था, सॉलिड से लिक्विड जाता था, बट यही 0 डिग्री में सॉलिड से गैस भी जाएगा, क्योंकि मैं प्रेशर चेंज करूँगा पास्कल, 661.6 पास्कल प्रेशर। ये एक्चुअली ट्रिपल पॉइंट होता है क्योंकि इस पॉइंट में H2O लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है। अगर मैं थोड़ा सा टेम्परेचर 0.001 कर दूँ ना, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, थर्मोडायनेमिक में आता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं, जहाँ पे तीनों वाटर के तीनों फॉर्म को एग्जिस्ट करते हैं। यूट्यूब में देखना, बढ़िया वीडियो दिखेगी, MIT के छात्रों ने बना रखी है, वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि H2O सॉलिड हो रहा होगा, वही गैस लिक्विड बन रहा होगा, वहीं पे गैस बन रहा होगा, वहीं पे वापस सॉलिड बन रहा होगा। तो एक ऐसा ट्रिपल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसको आ जाता है TPW, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पे तीनों स्टेट रहते हैं को एग्जिस्ट करती हैं। ये वो कंडीशन होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और 1.6 पास्कल प्रेशर। ठीक है, ओके। तो ये 3 टाइप की क्या है केमिकल। इसके बाद वैसे तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, एक और 3-4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम भी आता है कि कितना सॉलिड एक सॉल्यूशन में घुलेगा, उसके बाद गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम आता है, बहुत आते हैं ऐसे। तो कितने टाइप के हो जाएंगे, कितने नहीं है, मेन तो मैं 3 समझ लेते, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। ठीक है, लेकिन इनको भी समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो शुरू सबसे पहले स्टार्ट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या खास बात है केमिकल इक्विलिब्रियम, खास बात नहीं, क्या क्या खास बातें चाहिए कि हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम बन पाए। यही है कि क्या क्या खास बातें चाहिए। तो सबसे पहली खास बात ये है कि रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल। मैंने सबसे पहले तो मैं थर्मोडायनामिक्स का भी स्टार्ट किया था ना इक्विलिब्रियम, मैंने यही कहा था कि रिएक्शन रिवर्सिबल होनी चाहिए। मतलब तुम अगर ए से बी जा रहे हो तो बी से ए आने जैसी रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब अगर तुम ए से बी जाके बी से ए आ ही नहीं पाओगे तो कैसे इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो सबसे पहले बात तो कंडीशन ये है कि रिएक्शन मस्ट बी रिवर्सिबल, होनी ही चाहिए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम होनी ही चाहिए। दूसरा, कंटेनर इन विच रिएक्शन प्रोसीड, जिस कंटेनर पे रिएक्शन हो रही होगी इज मस्ट बी क्लोज्ड। जिस कंटेनर पे रिएक्शन कर रहे हो वो बंद होना चाहिए। क्यों, मान लो तुम्हारी रिएक्शन में गैस बढ़ रही है और कंटेनर अगर खुला हुआ तो गैस तो भाग जाएगी, कंसंट्रेशन घट गया, कंसंट्रेशन तो भाई घटते जाएगा। तो वैसा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट तो उड़ गया, वापस कहाँ से रिएक्टेंट बनेगा, बन भी गया तो मेरे को थोड़ी मिलेगा। तो वैसा पॉइंट ही है कि क्लोज होना चाहिए, कि जितना रिएक्शन है वहीं रहे, जितना कंसेंट जितना माल था अंदर ही, बाहर कहीं जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये बात होगी दूसरी बात। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैंने कहा था कि हमारा हम पढ़ते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, और द मस्ट इक्विलिब्रियम इज मस्ट बी डायनामिक, मतलब जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए रिएक्शन हमेशा चलती नहीं चाहिए। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम नहीं पढ़ते, केमिस्ट्री फिजिक्स में आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, चौथा आता है कैटलिक इफेक्ट। कैटलिक इफेक्ट, अगर तुम कैटलिस्ट डालते हैं कैटलिस्ट तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, वो रेट ऑफ इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ अटेन इक्विलिब्रियम इज फास्ट। जो इक्विलिब्रियम कोई रिएक्शन में तुम्हें कुछ टाइम बाद ही मिलेगा ना, शुरुआत से डालते से इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा, क्योंकि अगर तुम शुरुआत हो गए तो वहाँ तो प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो वापस क्या आएगा, तो कुछ टाइम बाद मिलेगा। और अगर तुम कैटलिस्ट डालोगे तो वो इक्विलिब्रियम मिलने का जो रेट होगा वो जल्दी हो जाएगा। मतलब जो इक्विलिब्रियम मतलब तुम्हें 1 घंटे बाद मिला था वो आधे घंटे बाद मिल जाएगा, और डालोगे तो 15 मिनट बाद मिल जाएगा। सिंपल बात, सिंपल बात।
5वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरा टाइम है, रिएक्शन का टाइम, और ये मेरा रेट है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, शुरू हुई रिएक्शन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन धीरे धीरे डिक्रीज होगी। ऑब्वियसली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी, राइट, धीरे धीरे डिक्रीज हुई और ऐसे करके मान लो चल गई। और इस शुरुआत में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो कुछ बात होगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन वापस थोड़ी आएगी, प्रोडक्ट कुछ बनेगा ही नहीं, तो वापस क्या आएगा, तो वो स्टार्ट में जीरो होगी और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो दोनों इक्वल रहेंगे, ये इस तरीके से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की, इस तरीके से। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम की अटेन करना। ये आता है, पूछा जाता है ग्राफ से कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द परफेक्ट इक्विलिब्रियम। तो इस वाला में ये दिख रहा है, रेट है, टाइम है, और रेट देखो बैकवर्ड का रेट फॉरवर्ड का रेट बराबर हो गया ना, एक साथ ही बराबर चल रहा है, ना ऊपर ना कम। तो उसको कहते हैं क्या, हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, समझना। ओके, नंबर 6 पॉइंट, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें बहुत कंफ्यूज है। नंबर 6, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर कांस्टेंट। इक्वल नहीं कहा मैंने रेट को इक्वल कहा है, बट कंसंट्रेशन को मैंने कांस्टेंट कहा है। अगर तुम्हें याद हो जो मैंने एग्जांपल दिखाया था, वहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 6 थी और प्रोडक्ट की 4 थी। कुछ टाइम बाद ये भी 6 थी, वो भी 4 थी, और कुछ टाइम बाद 6 थी, 4 थी। क्या ये इक्वल थे? नहीं, इक्वल थोड़ी है, ये 6 है 4 है, बट कांस्टेंट थे, बराबर। मतलब अगर रिएक्शन की कंसंट्रेशन एक पॉइंट पर होती है, वो उतनी ही रहेगी, प्रोडक्ट की भी उतनी ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो भाई साहब ये बड़ा बड़ा सवाल था। अब इसके ग्राफ आते हैं दो क्या आते हैं, एक उसमें से ज्यादा सही होता है, एक हमेशा के लिए सही नहीं रह सकता। मैंने क्या कहा है, कांस्टेंट है। क्या कहा है, कांस्टेंट। मतलब ये कंसंट्रेशन पहले स्टार्ट किया था टाइम, और ये है कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन। स्टार्ट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, और मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्ट होगा नहीं, तो रिएक्टेंट होगा बहुत ज्यादा, प्रोडक्ट होगा जीरो। जैसे रिएक्टेंट घटना शुरू करेगा, प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, 6 6 6 6, और एक टाइम ऐसा आएगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी। ये 4 4 4 4। क्या ये बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है। ये इसकी वैल्यू कुछ होगी 4, इसकी वैल्यू होगी कुछ 6, बराबर नहीं है, बट कांस्टेंट है। अगर तुम कुछ टाइम बाद देखो, ऐसे अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें दिखेगा यार पूरे टाइम इंटरवल में ये कांस्टेंट है, ना ये ऊपर जा रहा है, ना मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जैसे यहाँ बढ़ी थी, ये है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और ना ही ऐसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है जो यहाँ बढ़ रही थी। तो इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम अटेन तुम्हारा क्या हो जाएगा, अटेन हो जाएगा। ठीक है, लोग इसको बना दे तुम्हारे किसकी रिएक्शन। देखो अब, लेकिन देखो अब ऐसा भी बन सकता है क्या, ये अगर मैं बोलूँ कि ये किसका ग्राफ है, मैं पूछूँ कि अगर तुम्हें दे देते कि प्रिडिक्ट द वाई एक्सेस फॉर द गिवन ग्राफ ऑफ इक्विलिब्रियम, ये अगर मैं ऐसा बोलूँ कि बताओ यार, क्यों नहीं बनना बढ़िया, इस रिएक्शन की ये जो ग्राफ है इक्विलिब्रियम के लिए, इसमें अगर यहाँ पे टाइम है तो यहाँ पे क्या होगा। अब लोग सोचते क्या हो सकता है, लोग सोचते क्या ऐसे जा रहे ये तो रेट, यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बराबर आ गया, कंसंट्रेशन होगा। ये किसने कहा, कंसंट्रेशन होगा। हो सकता है कंसंट्रेशन इक्वल होता है, मान लो 50% रिएक्टेंट होना है, 50% प्रोडक्ट होना है, तभी इक्विलिब्रियम अटेन होता है, और तब तो ये ग्राफ बनेगा। हो सकता है, चांसेस है कि रिएक्टर और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए और उस टाइम पर अटेन हो जाए, लेकिन हमेशा तो नहीं है ना, तो हमेशा कंसंट्रेशन नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा रेट, क्योंकि इक्वल रेट होता है, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट होता है, तो कंसंट्रेशन में जनरली गैप होता है दोनों बीच में, ये होता है रेट। हो सकता है कंसंट्रेशन हो, बट वो चांसेस बहुत कम है, तो कंफ्यूजन होता है। ये है रेट टाइम ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, और ये है कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ फॉर इक्विलिब्रियम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये सब थे कैरेक्टरिस्टिक। तो ये तो बेसिक स्टार्टिंग का लेक्चर था इक्विलिब्रियम के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, फिर प्रिंसिपल है, जो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर होता है, फिर तक लेक्चर में जय हिंद जय भारत।